स्टूडेंट, मेरा नाम मौसमी विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बकावंट कॉलेज। मैं आज आपको एमएससी सेकेंड सेम पेपर थर्ड में एक टॉपिक दिया हुआ है, वो है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। उसके बारे में आपको बताऊंगी। स्ट्रेस मतलब होता क्या है। स्ट्रेस एक प्रकार का दबाव है जिसमें प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो लेस होगा, उसका रिप्रोडक्शन लेस होगा और प्लांट्स की जो सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होगा, कम होते जाएगा। रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन, ये सारे प्रोसेस डिक्लाइन होंगे, कम होंगे। तो स्ट्रेस कब आता है, किन परिस्थितियों में आता है? तो मैंने स्ट्रेस को एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। स्ट्रेस जो होता है ये दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मतलब इसका क्लासिफिकेशन देखें, एबायोटिक स्ट्रेस और दूसरा है बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक मतलब अजैविक। तो अजैविक क्या क्या हो सकते हैं? वाटर, जो इनऑर्गेनिक रूप से हमको मिलता है, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, केमिकल है, फिजिकल है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वाटर स्ट्रेस। वाटर यानी पानी होता है। आपको पता होगा जो भी प्लांट यदि प्लांट में बिना वाटर रहेगा तो बिना वाटर का कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये संभव नहीं है। सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए या कोई भी प्रोसेस को एक्टिवेट होने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। वाटर दो मतलब वाटर स्ट्रेस दो होगा। यदि ज़्यादा रहेगा तो वो भी वाटर स्ट्रेस में आएगा और कम पानी की अवस्था रहेगी, यानी ड्रॉट की अवस्था रहेगी, सूखे की अवस्था रहेगी, तभी वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहलाएगा। जैसे रेगिस्तान में पौधे जो हैं वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में डेवलप होते हैं। वहाँ पर प्लांट में वाटर की मात्रा कम उसको प्राप्त होता है, इसलिए उसमें कुछ एडाप्टेशन भी आ जाता है। हम एडाप्टेशन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एडाप्टेशन का हम उसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं केवल वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ये है ड्रॉट यानी सूखी की अवस्था, फ्लड यानी अति पानी यानी कि एक्सेसिव वाटर कंडीशन में जब हम आते हैं प्लांट्स को जब देंगे तो वैसे अवस्था में भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता, उसका रिप्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट उसका नहीं होता है, तो वो ड्रॉट कंडीशन में है। जैसे अति वर्षा होने पर वो एरिया पूरा डूबा हुआ स्थिति कहलाता है, वहाँ पर भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते, वो फ्लड कंडीशन कहलाएगा। तो ये हम वाटर स्ट्रेस की बात हम लोग दो कैटेगराइज में हम लोग लेते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, तापक्रम आपको पता होगा टेम्परेचर बहुत आवश्यक है। कोई भी एंजाइम एक्टिविटी होने के लिए टेम्परेचर, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके लिए टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। यदि कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तब भी एक्टिविटी नहीं होगा, अधिक टेम्परेचर है तब भी एक्टिविटी नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम उसको माना गया है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर की श्रेणी में रखा गया। इस टेम्परेचर पे कोई भी एक्टिविटी, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, वो नॉर्मल रहता है। तो हर टेम्परेचर के स्ट्रेस में को भी हम दो भागों में डिवाइड किया है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। उच्च तापक्रम कंडीशन को भी हम स्ट्रेस कंडीशन, दबाव की श्रेणी में रखेंगे। लो टेम्परेचर को भी हम दबाव की श्रेणी में रखते हैं। लो टेम्परेचर एरिया, जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, रेगिस्तान एरिया में हाई टेम्परेचर रहता है, किंतु आप चले जाइए हिमाचल एरिया, जम्मू कश्मीर एरिया, वहाँ पर बर्फ़ मतलब सामान्यतः बर्फ़ वाले सीज़न रहते हैं वहाँ पर। तो वैसे स्टेट में वहाँ पर प्लांट ग्रोथ करते हैं। जैसे मैंने पाइनस की बात करती हूँ, पाइनस जो है ये हिमाचल एरिया पे ज़्यादा पाया जाता है। उसकी लीफ देखिए, उसकी लीफ का हम वो एडाप्टेशन में आते हैं, उसका लीफ जो है वो स्पाइनी होता है। हम एडॉप्टेशन की बात नहीं करते, वहाँ पर वो कैसे सर्वाइव करता है वो बात करते हैं। लो टेम्परेचर में भी कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं, मगर उसमें कुछ एडॉप्टेशन आता है तब वो सर्वाइव कर पाते हैं। नॉर्मली लो टेम्परेचर में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हम लो टेम्परेचर को भी स्ट्रेस कंडीशन में हम लेंगे। उसके बाद आता है लाइट को हम तीन कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरण। ये बहुत हार्मफुल रेज होता है।
ये ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में जैसे ही वो एंटर करेगा वो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को कॉज करेगा। तो इससे बचने के लिए कुछ प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें प्लांट बॉडी में फ्लैविनॉइड्स बनना स्टार्ट होता है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, वो हम अभी बात नहीं करेंगे। हम लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और दूसरा हम विजिबल रेज को हम नॉर्मल रेज में गिनेंगे। इस कंडीशन में विजिबल रेज में नॉर्मल प्लांट ग्रोथ कर लेता है, मगर वो स्ट्रेस कंडीशन में नहीं माना जाएगा। किंतु हम इंफ्रारेड को लेंगे। इंफ्रारेड जो होता है जिसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, और इसमें अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ कम होगा, मगर इंफ्रारेड में वेवलेंथ हाई होगा, एनर्जी लो होगा। इंफ्रारेड भी एक स्ट्रेस कंडीशन में हम इसको इंफ्रारेड को हम लेंगे। केमिकली में हम आते हैं, थर्ड आते हैं केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आयंस या मेटेलिक। आयंस जो होता है मेटेलिक फॉर्म में होगा, चाहे वो आयरन होगा, कैडमियम होगा, कैल्शियम होगा, जो भी है, जो हानि एजी सिल्वर है, ये सब हैवी मेटल्स के श्रेणी में आएंगे। आयंस गैसियस फॉर्म, कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट की डेवलपमेंट को डिक्लाइन करते हैं, रोकते हैं या चेक करते हैं। तो गैसियस केमिकल की श्रेणी में हम हार्मफुल गैसेस पेस्टिसाइड खेती, जो एग्रीकल्चर फील्ड की जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, कृषि जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ समय समय पर फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते रहते हैं। तो ये बहुत हानिकारक होता है। प्लांट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ साथ वो सॉइल के क्वालिटी भी उसमें प्रभाव पड़ता है। साथ साथ जो इंसेक्ट होते हैं ये उस इंसेक्टिसाइड्स के प्रति वो वर्क नहीं करते हैं, उसका रेसिस्टेंस पावर इंसेक्ट में आ जाता है, तो ये हार्मफुल भी होता है। और ये प्लांट में जब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है तो प्लांट उस कंडीशन में स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, तो ये उसका स्ट्रेस ये केमिकली इसमें आएगा पेस्टिसाइड। हम आते हैं फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्लांट को जब हम ग्रोथ देखते हैं, नॉर्मल किसी मतलब अच्छे म्यूजिक को हम जैसे सुनाते हैं तो प्लांट बहुत वो देखा गया है कि बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, मगर जब हम हाईली साउंड दे के हम प्लांट को वहाँ पर उसको ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर देखा गया प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। यानी कि प्लांट साउंड की प्रति भी संवेदनशील है, मतलब उसके प्रति भी वो अपना ग्रोथ पैटर्न उसको वो अपना संवेदना दिखाता है, यानी कि रिस्पॉन्स देता है। तो साउंड रिस्पॉन्स फिजिकली में हम टच करके टचिंग में आएगा, साउंड में आएगा, ये सब फिजिकल में आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं। ये एबायोटिक में लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा। दूसरा बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब जो बायोलॉजिकल ओरिजिन होते हैं, जिसमें इसके कैटेगराइज किया गया वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। जैसे प्लांट बॉडी में कोई वायरस अटैक किया, बैक्टीरिया अटैक किया, फंगस अटैक किया, तो उस अवस्था में भी प्लांट अपना ग्रोथ का जो पैटर्न है, ग्रोथ उसमें रुक जाएगा, उसका सेल डिवीजन रुकेगा, उसका फोटोसिंथेसिस रेट रुकेगा। तो ऐसे उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे वो एनाटॉमिकली चेंजेस हो। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसको बोलते हैं जो बाहरी रूप से पौधे के बाहरी लक्षण में दिखता है। एनाटॉमिकली चेंजेस उसको कहा जाता है जो सेलुलर लेवल पे होते हैं, सेल में जो चेंजेस आते हैं। तो बायोटिक स्ट्रेस को मैंने वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। अब आते हैं, ये जब प्लांट बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आएगा तो उस प्लांट बॉडी में क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या क्या उसमें दिखेगा, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको बोल्ड लेटर में यहाँ पर मैंने लिखा है। प्लांट में क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे इसको। क्लोरोसिस एंड बिल्डिंग एंड पुअर जर्मिनेशन। क्लोरोसिस होता क्या है? क्लोरोसिस इज अ डैमेज ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि वहाँ पर येलोइश कलर फॉर्मेशन होगा, प्लांट ग्रीन से येलो कलर फॉर्मेशन की ओर अग्रसित होगा। फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर, द डैमेज ऑफ क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा।
विल्टिंग, विल्टिंग क्या होता है, जैसे मुरझा जाना यानी विल्ट हो जाना। जैसे कोई आप बीज को अंकुरित किए, कुछ दिन पश्चात देखते हैं ऐसे पौधा ऐसे झुक जाता है ना, मुरझा जाता है, जिसको बोलते हैं वो विल्टिंग कहलाता है। विल्टिंग इसलिए होता है क्योंकि जो रूट का काम क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर वाटर को भेजना, ट्रांसपोर्ट करना। मगर ये वाटर का जो मूवमेंट है अब लोअर टू अपर, ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, तो वो उसके कारण से विल्टिंग प्रोसेस होती है। पुअर जर्मिनेशन, जब स्ट्रेस कंडीशन में आएगा प्लांट, तो उसमें मैंने बताया जर्मिनेशन का जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, कम होते जाएगा। सेल ऑर्गेनेली डिक्लाइन इन नंबर, मतलब सेल ऑर्गेनेली क्या क्या है, सेल ऑर्गेनेली का होना सेल में बहुत ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब सेल ऑर्गेनेली, लाइसोसोम है। तो यहाँ पर लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब एक सेल ऑर्गेनेली की एक्टिविटी बढ़ेगी और बाकी सब सारे सेल ऑर्गेनेली की एक्टिविटी कम हो जाएगा। जैसे ईआर की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, किंतु लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोटीएज, डीएनएज, लाइपेज, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेल डिवीजन चेक हो जाएगा, यानी कि सेल का जो वृद्धि है, डिवाइड करने की क्षमता है, वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। स्टोमेटा, आप उस अवस्था में देखिए स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगा। मैंने हार्मोन्स जब बता रही थी, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स बोला जाता है। स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे कम होती जाएगी स्ट्रेस कंडीशन में। सेल मेम्ब्रेन डैमेज, जैसे मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट एंड लिपिड का बना हुआ। ये इसका सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बाहर का जो आयन का जो मूवमेंट है, एक्सफ्लक्स और इनफ्लक्स, कुछ आयंस बाहर से अंदर आते हैं और कुछ आयंस अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। ये इसमें डिस्टर्बेंस होगा, आयन डिस्टर्बेंस है ना, आयन ट्रांसपोर्ट डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, आयन ट्रांसपोर्ट डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए डैमेज और म्यूटेशन। जब स्ट्रेस कंडीशन में आएगा तो डीएनए उसका इनएक्टिव फॉर्म में आएगा, उसमें कुछ टर्मिनेशन में जो डीएनए एक्टिव थे उसको कुछ टर्मिनेटर कुछ ऐसे तत्व आए जो उसको टर्मिनेट कर दिए, यानी कि डीएनए के फंक्शन को रोक दिए। तो वो डीएनए अपने आप वहाँ पर डीएनए अनफंक्शन स्टेट में आएगा। डीएनए उसमें जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करता है, तो वैसे कंडीशन होगा। डीएनए का फंक्शन रुक जाएगा, चेन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस रुकेगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और साथ साथ म्यूटेशन होगा। यानी कि म्यूटेशन कब होगा, चाहे वो बेस पेयर का गलत कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट होगा। नॉर्मली ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, मगर ए के साथ सी जुड़ेगा, जी के साथ टी जुड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, कोई भी प्लांट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये सारे जो भोजन तत्व है, स्टोरेज मटेरियल है, उसका इजीली ब्रेकडाउन फास्ट होना, डिग्रेडेशन फास्ट होना स्टार्ट होगा। लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रेस कंडीशन में ये डिग्रेड होना बहुत फास्ट होना स्टार्ट होगा। सेल ग्रोथ, मतलब सेल का ग्रोथ को भी चेक होगा, साथ साथ ग्रोथ प्रोसेस, प्लांट का ग्रोथ प्रोसेस भी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल आयन डिस्टर्बेंस, मैंने इसको लास्ट में लिखा था, आपको मैं पहले ही बोल दी थी कि सेल आयन डिस्टर्बेंस, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो आयन, बाहर के जो अनवांटेड आयंस है वो अंदर सेल के अंदर प्रवेश करेगा, और जो एसेंशियल आयंस है, जो बहुत ज़रूरी आयंस है, वो सेल के बाहर जाना स्टार्ट होगा। तो ये आयन डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में मतलब किस स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट में कैसा नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, उसको मैंने इसमें इस ओल्ड लेटर में लिख के समझाने की कोशिश किया है। तो
देखते हैं वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ड्रॉट कंडीशन यानी कि जहाँ पर सूखा एरिया, और दूसरा है फ्लड कंडीशन, यहाँ पर अति जल ग्रहण जहाँ पर रहेगा मृदा में वहाँ पर, तो ये फ्लड कंडीशन में आएगा। दूसरा फर्स्ट है ड्रॉट कंडीशन और सेकंड है फ्लड कंडीशन। अब ड्रॉट कंडीशन में क्या होगा, देखिए प्लांट पे यहाँ पर क्या चीज मतलब क्या सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। दूसरा, आप लोग सूखे एरिया में देखते हैं स्टोमेटा, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो, मतलब फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो पाता है, और जिसमें हम कैंप साइकिल के नाम से जानते हैं, और उसको दिन के समय में स्टोमेटा क्लोज होगा। स्टोमेटा क्लोज होगा तो जल का जो है वो जो आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कम मात्रा में होगा स्टोमेटा क्लोज होने के कारण। दूसरा है लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। उसका जो बाहरी संरचना यदि देखते हैं तो लीफ जो रहता है वो जल को बाहर ना ज़्यादा निकाले, इसलिए उसकी लीफ जो है स्पाइन्स के रूप में चेंज हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी ड्रॉट कंडीशन में। पॉलीएमाइन्स का सिंथेसिस ज़्यादा होने स्टार्ट होगा, पॉलीएमाइन सिंथेसिस। अब मैं इसके बाद मैं बताऊंगी पॉलीएमाइन्स का कैसा सिंथेसिस हो रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीएमाइन्स, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फ्लड कंडीशन में क्या होता है, आपको मैं बताऊं, फ्लड जो होता है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वाटर कंडीशन रहेगा, वहाँ पर एरोबिकली यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगा, एनारोबिक कंडीशन रेस्पिरेशन ज़्यादा होना स्टार्ट होगा। एनारोबिक कंडीशन में जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक एसिड जो है, तो इथेनॉल में चेंज होगा ज़्यादा मात्रा में। तो फ्लड कंडीशन में इथेनॉल की प्लांट सेल बॉडी में इथेनॉल का परसेंटेज हम ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। दूसरा है ट्रांसलोकेशन, जो फूड मटेरियल है उसका ट्रांसलोकेशन होना भी जो जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं होता। पहला देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। मतलब आपको मैं बताऊं तो ग्रोथ हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन है वो ट्रांसलोकेट करते हैं रूट से लीफ तक, तो वैसा स्टेज नहीं होकर वहाँ पर ट्रांसलोकेशन ऑफ यहाँ से वहाँ जो लीफ से रूट से लीफ, वहाँ पर जो स्ट्रेस हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है, वो ज़्यादा ट्रांसलोकेट करना, एक सेल से दूसरे सेल में ज़्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलोकेशन आवागमन करना स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीफ टू रूट इज चेक, मतलब जो पौधे में ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ बना, स्टार्च बना, कार्बोहाइड्रेट जो भी बना, वो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस की क्रिया लीफ में होती है, वहाँ से ट्रांसलोकेट करता है, चाहे वो फ्रूट में हो चाहे वो रूट में, वहाँ जाकर स्टोरेज होता है। सोर्स ऑफ सिंक की जो प्रोसेस है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो होता है वो चेक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीफ टू रूट इज चेक, इसलिए बता रही हूँ कि ट्रांसलोकेशन जो भी जिसका भी ट्रांसलोकेशन हो, चाहे फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन हो चाहे ग्रोथ हार्मोन्स का ट्रांसलोकेशन हो, वो चेक हो जाएगा, मगर स्ट्रेस हार्मोन्स का ट्रांसलोकेशन बढ़ जाएगा फ्लड कंडीशन में। और देखा गया है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो हम एनाटोमिकली हम उस पौधे को काट के देखें तो वहाँ पर पेरेंकाइमा यानी कि जो पेरेंकाइमा जो कोशिका है, आपको मैं बता दूं पेरेंकाइमा कोशिका ये पास ऐसे सिंपली वे से जुड़े हुए होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, मगर एरेंकाइमा कैसे, पेरेंकाइमा से एरेंकाइमा बनता है, मगर ये जब दूर दूर अवस्थित होगा बीच में कैविटी बन जाएगा, ये दैट इज अ कैविटी, इसी को बोलते हैं एरेंकाइमा। पेरेंकाइमा से जब एरेंकाइमा बनेगा तो ये पेरेंकाइमा कोशिका का अरेंजमेंट जो होगा ये स्पेशल अरेंजमेंट होगा, बीच में आपको एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम एरेंकाइमा सेल्स बोलेंगे। तो एरेंकाइमा फॉर्मेशन फ्लड कंडीशन में ज़्यादा होना स्टार्ट होगा। प्लांट का जो रूट है वो मेन रूट वो ज़्यादा जल्दी गल जाएगा, इस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर साइड जो एडवांटेजियस रूट है वो है जो जड़ है वो बनना स्टार्ट होगा। आपको मैं बता रही हूँ जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो, वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो, ड्रॉट हो, चाहे फ्लड कंडीशन हो, मैंने बताया एथिलीन हो, एब्सिसिक एसिड हो, उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है। अब वो
कैसे बढ़ता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एथिलीन बायोसिंथेसिस। एथिलीन का बायोसिंथेसिस कैसा होता है? जैसे जिब्रेलिन का निवैलिनोट एसिड होता है, उससे उसका प्रिकॉर्सर है, उससे वो बनता है। मगर एथिलीन जो है वो मिथ्योनिन से बनता है। मिथ्योनिन क्या है? मिथ्योनिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है। मिथ्योनिन उसका प्रिकॉर्सर है एथिलीन का फॉर्मेशन के लिए। एथिलीन जो है एन एडिनोसाइल मिथ्योनिन SAM, ये इसमें चेंज होगा पहले। फिर SAM जो है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। ये AAC सिंथेसिस एंजाइम के हेल्प से ये चेंज होता है। 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एथिलीन में चेंज होता है। ACC ऑक्सीडेज 1 अमीनो साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में ACC भी, इसको हम ACC भी कहते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीडेज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये लास्ट में है एथिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एथिलीन का सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो फ्लड कंडीशन हो, ड्रॉट कंडीशन हो, ये जो स्ट्रेस हार्मोन एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टॉप कर दो। टेम्परेचर जो होता है, तापमान जिसको हम लोग बोलते हैं, टेम्परेचर को यदि हम कैटेगराइज करें, ये हाई टेम्परेचर है उच्च तापक्रम और दूसरा है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या क्या प्लांट बॉडी में चेंजेस आएगा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हाई टेम्परेचर यदि प्लांट को ट्रीट किया जाए तो उसका जो फूड मटेरियल है, जितने भी फूड मटेरियल, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, ये लिपिड्स हो, सारे वो डिग्रेड होना बहुत इजीली से स्टार्ट करेगा। अब सूखे एरिया में आप लोग देखते हैं प्लांट बहुत ग्रोथ नहीं कर पाते, उसका सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, प्लांट ग्रोथ चेक हो जाता है, सेल डेथ होता है, विल्टिंग होती है, विल्टिंग यानी मुरझाना, लीफ फॉल हो जाता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं। ये उसका जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको स्पेशली जानते हैं, सूखे में कैसे प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और उसी तरह चिलिंग यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से, या लो टेम्परेचर जहाँ पर जिस पौधे को ग्रोथ करे, वहाँ जिस एरिया में पाया जाए, वहाँ पर क्या क्या पौधे में चेंजेस आएगा वो हम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। क्लोरोसिस, मैंने बताया उसका क्लोरोफिल का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि प्लांट की जो लीफ है वो येलोइश कलर में चेंज होगा, पुअर जर्मिनेशन होगा, इसमें भी विल्टिंग होगा, मुरझाना होगा, सेल डेथ होगा, पुअर जर्मिनेशन होगा, ये सारे उसका इफेक्ट है। मगर इसका एडॉप्टेशन भी है। उच्च तापमान में कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं, लो टेम्परेचर में भी प्लांट सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर में कुछ क्यों प्लांट सर्वाइव करते हैं, उसका कारण यही है। वहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हाई टेम्परेचर, HSP हीट शॉक प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन होता है जो प्लांट को हाई टेम्परेचर से बचाने में मदद करता है, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन, उसका जीन एक्टिवेट होगा, वहाँ पर फॉर्मेशन होगा हीट शॉक प्रोटीन का। उसी तरह लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में भी प्लांट सर्वाइव करते हैं। क्यों करते हैं? जिसका कारण है CAPS, कोल्ड एसिमिलेटेड प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये क्या करता है, जो निम्न तापमान एरिया वाले जो क्षेत्र होते हैं, रीजन होता है, वहाँ पर जो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग यानी बर्फ जो बनना, छोटे छोटे कण बनना स्टार्ट होते हैं, या जहाँ पर बर्फ गिरते हैं, तो यदि लीफ पे गिरा तो लीफ का सेल वॉल से क्लोरोप्लास्ट वो अपने आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा। मगर वो क्या करता है, जो फ्रीजिंग प्रोसेस को रोक देगा। ये क्या, ये जो बर्फ का जो कण बन रहा है ना, वो अपर सरफेस तक ही रहने देगा। अंदर का जो फ्रीजिंग प्रोसेस है, अंदर इंटरसेलुलर जो फ्रीजिंग है उसको चेक करेगा, आउटर सरफेस में ही वो बर्फ वहीं का वहीं रहेगा, मतलब वो अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। ये इसको प्रोटेक्ट करता है। क्या कोल्ड एसिमिलेटेड प्रोटीन के कारण प्लांट वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। मैंने छोड़ दिया था वाटर कंडीशन में फ्लड में भी उसी तरह एक स्पेशल प्रोटीन बनता है, एनाएरोबिक रिस्पांस प्रोटीन। ये फ्लड एरिया में प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है। ये फ्लड एरिया
अति जहाँ पर जल रहेगा उस कंडीशन में ये प्रोटीन बनते हैं। दूसरा, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो चाहे वो लो टेम्परेचर हो, कुछ ऐसे प्रोटीन्स या एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएमाइन्स। पॉलीएमाइन्स, सिंथेसिस ऑफ पॉलीएमाइन्स। प्रोलीन, प्रोलीन एक प्रकार का एमिनो एसिड है। ये सिंथेसिस प्लांट बॉडी में होगा जिसके कारण से प्लांट जो होता है स्ट्रेस की ओर रिस्पॉन्स करते हैं। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स एमिनो एसिड है। ये जब प्लांट बॉडी में रहेगा तो प्लांट अपने आप प्रोटेक्ट करेगा, उसमें एडाप्टेशन अपने आप आएगा। मैं इसके बाद पॉलीएमाइड सिंथेसिस और प्रोलीन सिंथेसिस की ओर जाऊंगी, लास्ट में जाऊंगी। आपको मैं पहले एबायोटिक फैक्टर्स का पूरा मैं क्लियर कर दूँ। अभी आपने पहला वाटर स्ट्रेस देखा, दूसरा टेम्परेचर स्ट्रेस देखा, अब थर्ड आते हैं लाइट स्ट्रेस। लाइट स्ट्रेस होता क्या है, बंद कर दूँ। अब आते हैं लाइट स्ट्रेस। लाइट स्ट्रेस को हम दो कैटेगराइज में विभाजित करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड। हम मेनली अल्ट्रावायलेट को ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी, है ना। तो अल्ट्रावायलेट का जब कोई भी प्लांट में जो स्ट्रेस कंडीशन में आएगा, कोई भी प्लांट में उसको दिया जाएगा या प्लांट अल्ट्रावायलेट से संपर्क में आएंगे तो वहाँ पर एक जो पाथवे है वो स्टार्ट होगा। उसको हम बोलते हैं फिनाइल प्रोपोनाइड पाथवे। फिनाइल प्रोपोनाइड पाथवे, ये पाल जो है ये पाल एक्टिवेट पाथवे हो जाएगा और वहाँ से जो पाथवे जो होता है, ट्राइसिन जो होता है, ट्राइसिन डायरेक्ट चेंज हो जाएगा पाल पाथवे में, वो फ्लेविनॉइड्स में चेंज हो जाएगा। फ्लेविनॉइड जो मैंने बताया ये सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है और टर्पिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, विटामिन, ये सब सारी चीज़ का अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट से ये सारी चीज़ ये फॉर्मेशन होगा प्लांट में। मेनली फ्लेविनॉइड्स फॉर्मेशन होगा। फ्लेविनॉइड्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, जमाव होगा, वो लीफ के अपर एपिडर्मल सेल्स पे, ताकि प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंच सके। फ्लेविनॉइड्स जो होता है ये, जैसे मैंने इससे पहले बताया, एलिसिटर में भी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें फ्लेविनॉइड्स को बहुत उसकी भूमिका रहती है। जो प्लांट होगा उसमें फ्लेविनॉइड जैसे जैसे बनता है तो प्लांट अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम होते हैं। तो प्लांट का प्रोटेक्शन के लिए फ्लेविनॉइड्स बनना स्टार्ट होगा। अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत हानिकारक रेज है, ह्यूमन बॉडी में भी आए तो उसमें म्यूटेशन होगा, तो ये प्लांट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है। डीएनए डैमेज को रोकने के लिए फ्लेविनॉइड्स इंपॉर्टेंट है। सेल को डैमेज के लिए रोकने के लिए फ्लेविनॉइड्स इंपॉर्टेंट है। और सेल का जो इंटरसेलुलर जो जितने भी कंटेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लेविनॉइड्स इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं टर्पिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये सब प्लांट के कुछ कलर देने में मदद करते हैं। इसका भी उत्पादन होना अल्ट्रावायलेट के ट्रीटमेंट से हम ज़्यादा मात्रा में हम ज़्यादा देखते हैं। जिस प्लांट में ये सब अल्ट्रावायलेट का ट्रीटमेंट ज़्यादा दिखा गया है वहाँ पर ये सब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हुआ है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से हम नेगेटिव इफेक्ट देखें तो वो प्लांट का ग्रोथ रुकेगा, डीएनए डैमेज होगा, मगर फ्लेविनॉइड्स ये सारी चीज़ को रोकेगा। सेल का जो अनवांटेड डिवीजन है उसको रोकेगा, डीएनए डैमेज को रोकेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जहाँ रुक गया था उसको एक्टिवेट करेगा। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम करेगा। मगर हम देखते हैं इसका इफेक्ट देखेंगे तो वैसे ही है, फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होगा, ग्रोथ रुकेगा, सेल डैमेज होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ये सारे उसके इफेक्ट है। स्ट्रेस में सारे स्ट्रेस का एक ही, जितना भी मैंने बोल्ड लेटर में पहले बताया वही उसके इफेक्ट होगा। अल्ट्रावायलेट से भी वही इफेक्ट होगा, मगर उसका एडाप्टेशन में ये फ्लेविनॉइड उसको प्रोटेक्ट करेगा।